हेलो फ्रेंड्स। सीधा मुद्दे पे आते हैं। तो हम बात कर रहे हैं इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन की। बहुत सारे दोस्त इस स्टॉक को खरीद के फंसे हुए हैं, उनको नहीं समझ आ रहा है क्या हमें एवरेज करना चाहिए या बेच देना चाहिए। उसी का सोल्यूशन ढूंढते हैं आज और एक निष्कर्ष पे पहुंचने की कोशिश करते हैं हमें क्या करना चाहिए। इस स्टॉक की मार्केट कैपिटलाइजेशन है 1,58,000। लार्ज कैप कंपनी है, रिसेंटली लिस्टेड है, 2-3 साल हो गए इसको लिस्ट हुए। इस स्टॉक के मैं पहले आपको बुरी और अच्छी बातें एक साथ ही बताऊंगा। स्टॉक का पीई मल्टीपल चल रहा है 24। पीई मल्टीपल मतलब करंट मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। इसका मतलब है ये कंपनी एक साल में अगर अपने एक शेयर पे 1 रुपया कमाती है तो हम इस कंपनी को 24 रुपये देने के लिए तैयार हैं। ये मतलब होता है पीई का। अब पीई को चेक कैसे करना है कि ये महंगा है सस्ता है, तो आप इसके चार्ट पे चले जाइए। चार्ट में इसका ये पीई का चार्ट है इसका। आप देखिए ये स्टॉक एक टाइम पे 5 के पीई मल्टीपल पे ट्रेड करता था और अब ये 25 के पीई मल्टीपल पे है। तो एक बार तो ये 44 के पीई मल्टीपल पे चला गया। तो ये स्टॉक यहाँ पे बहुत महंगा हो गया था। स्टॉक सस्ता है या महंगा ये आपको पीई मल्टीपल बताता है। और भी पैरामीटर्स होते हैं जैसे प्राइस टू बुक होता है, प्राइस अर्निंग टू ग्रोथ रेशियो होती है, लेकिन पीई भी एक अच्छा मेट्रिक है जिसको बहुत सारे एनालिस्ट यूज करते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि स्टॉक जब ये 5-6 के पीई मल्टीपल पे ट्रेड करता था और जब उसके बाद ये 40 के पीई मल्टीपल पे चला गया तो इट मींस 8 टाइम्स हम ज्यादा पैसे देने लगे उस कंपनी के 1 रुपए के प्रॉफिट पे। अब ये देखिए, अगर हम इसके प्रॉफिट्स पे जाते हैं, क्या कंपनी का प्रॉफिट 2023 से 22-23 से गुना है। 2022 में उसका 6,000 करोड़ का प्रॉफिट था। ठीक है, अब वो प्रॉफिट 6,500 करोड़ हुआ है 2025 में आके। तो इसका इसका तो प्रॉफिट तो डबल भी नहीं हुआ है, सिर्फ 400-500 करोड़ का ही प्रॉफिट इसका ज्यादा बढ़ा है। तो किस बात की वैल्यूएशन। अब आप इस स्टॉक के प्राइस को देख लीजिए। पहले आप इसके पीए की ग्रोथ भी देख लेते हैं। इसका पीयर देखिए, 5 का पीई मल्टीपल पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन का। जो ये कंपनी भी वही काम करती है, जो पावर कंपनी है उनको फाइनेंस करती है, ये आईआरएफसी भी वही करती है। 5 का मल्टीपल, 6 का मल्टीपल। इसका मतलब क्या है कि अगर आज की डेट में इस कंपनी को 5-6 के पीई मल्टीपल पे आना है तो मान लो इसकी वैल्यू 4 से और डिवाइड कर लो, 4 से डिवाइड को 120 को कर लो तो 30 के आसपास इसकी वैल्यू आ जाती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये स्टॉक अभी भी बहुत महंगा है। जब ये 200 के प्राइस पे था तब तो वो सस्टेनेबल ही नहीं था, और अभी कोशिश कर रहा हूँ। प्रमोटर की होल्डिंग 86%। इसका मतलब क्या है, सेबी का एक रूल होता है कि प्रमोटर होल्डिंग जो है वो 75 से नीचे होनी चाहिए। मैक्सिमम प्रमोटर होल्डिंग 75 हो सकती है। इसका मतलब ये है कि इनको 11% माल और बेचना है अपना। वो खरीदेगा कौन? 11% माल इनका कौन खरीदेगा? अब इन्वेस्टर्स में चलते हैं। एफआईआई के पास 1% था, डीआई के पास 2-2.5% था, अब वो 1.5% पे आ गए हैं, उन्होंने अपना माल बेच दिया। देखिए स्टॉक महंगा हो गया और पब्लिक इसमें बड़ी घुसी हुई है। अब मुझे ये बताइए, ये स्टॉक अगर एफआईआई डीआई नहीं खरीदेंगे तो प्रमोटर अपनी होल्डिंग नीचे कैसे करेगा? और प्रमोटर जो है वो उस हाई वैल्यूएशन पे कैसे बेच सकता है एफआईआई डीआई को? अच्छी बात तो ये है कि ये पीएसयू है जिसके कारण इसको 75 से नीचे लाने के लिए होल्डिंग टाइम दे रखा है। अगर इसको ये प्राइवेट सेक्टर कंपनी होती, जो सेबी का रूल है कि 2 साल के अंदर उनको अपनी प्रमोटर होल्डिंग 75 से नीचे लेके आनी है, तब तो ये स्टॉक और बहुत ज़्यादा गिरता। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये स्टॉक अभी भी बहुत महंगा है। जो इसको ये सोच के एवरेज कर रहे हैं कि हाँ भाई ये 240 से नीचे आया है, 210 से नीचे आया है, तो ये एक गलत तरीका है। अब नेक्स्ट चलते हैं कि करना क्या है इस शेयर में, अगर इतना ही बुरा लग रहा है तो। अब ये देखिए इसका चार्ट पैटर्न। अभी इसकी जो शॉर्ट टर्म सपोर्ट है वो 110 के लेवल पे है और रेजिस्टेंस इसका 135 के लेवल पे है। ये ज्यादा प्रोबेबिलिटी ये है कि ये इसी के बीच में ट्रेड होता रहेगा। अगर ये 110 की सपोर्ट तोड़ता है तो इसमें एवरेज ना करें। अगर फिर आपको लगता है कि एवरेज करनी है तो 70 और 80 का लेवल ही है एवरेज जोन, उसमें आप कर सकते हैं अगर आपसे बेचा नहीं जाता तो। वैसे तो
ऐसे बनता है कि 110 से अगर नीचे ये बंद होता है, डेली क्लोज देता है या वीकली क्लोज देता है, तो आपको निकल जाना है स्टॉक से। लेकिन मुझे पता है एक बार हम स्टॉक खरीद लेते हैं तो फिर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन जाते हैं, तो हम बेच नहीं पाते हैं स्टॉक को। तो अगर 110 के नीचे आता है तो 70-80 से पहले इसमें एवरेज ना करें। और अगर ये स्टॉक 135 के आसपास आता है तो मेरी आपको राय होगी इस स्टॉक में से निकल जाए। अगर आपको लगता है कि ये स्टॉक फिर से आपको ये लेवल दिखाएगा 168, 240, तो हो सकता है दिखाए, लेकिन 5 साल में, 7 साल में, तो इतने साल वेट करके अगर आपको कोई रिटर्न ना जनरेट हो, तो आप अपना पैसा वहाँ लगाएं जहाँ पे रिटर्न की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो। क्लियरली डाउन ट्रेंड में स्टॉक है, स्टॉक ऊपर सस्टेन नहीं कर रहा है, बहुत सारे बंदे फंसे हुए हैं, FIIDA स्टॉक को खरीदेंगे नहीं, प्रमोटर को भी माल बेचना है, प्रमोटर मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसकी प्रमोटर है, उनको भी अपनी होल्डिंग 75 से नीचे लेके आना है। तो ये स्टॉक गिरने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है और बढ़ने की कम। मुझे लगता है कि अगर ये स्टॉक ऊपर आए, 135 के आसपास आए, इसमें से निकल जाएं, और 110 की इसकी सपोर्ट है, जो स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। वैसे मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ नहीं, स्टॉक को स्टडी करना मेरा पैशन है। मैं एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि लोगों को इन चीज़ों का पता हो, खास करके रिटेल इन्वेस्टर्स को। स्टॉक में जब भी आपको बाइंग करनी है तो पहले रिसर्च करनी है, ना कि बाद में। बाद में तो आप फंस जाते हो। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में नया स्टॉक लेके।